नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन एक्सपायरी से एक दिन पहले का, जबकि भारतीय बाजारों के अंदर उतार चढ़ाव रहा, लेकिन उतार चढ़ाव के साथ साथ आखिरी तक आते आते इंडेक्स में खरीदारी, 27 अंकों की तेजी, 17,605 के स्तरों पर इंडेक्स बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी सेंसेक्स में करीब 55 अंकों के आसपास का उछाल, 3/4% ऊपर मिड कैप, 3/4% ऊपर स्मॉल कैप और एडवांस डिक्लाइन के रेशियोज भी थोड़े से सुधरते हुए दिखाई पड़े, जहां पे एक अच्छी बाइंग लास्ट आवर के अंदर और बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल मार्केट्स में तेजी रही और जो ब्रॉडर बेस बाइंग थी वो लास्ट आवर में और सुधरते हुए दिखाई पड़ी। एफएमसीजी में और साथ साथ मेटल स्पेस के अंदर थोड़ा बहुत ज़रूर मूव रहा, लेकिन आज मेजरली बैंक्स, एनबीएफसीज जो कि पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, जिनकी तरफ से एक अच्छी एग्रेसिव बाइंग थी रादर सेकंड हाफ के अंदर, स्पेशली बैंक्स में आरबीएल बैंक जैसे बैंक जहाँ पे ब्लॉक का इम्पैक्ट भी देखने को मिला। इसके अलावा कुछ हाइलाइट्स में एनडीटीवी आज अपर सर्किट पे रहा अदानी समूह के खरीदने की खबर के बाद। अदानी इंटरप्राइजेज इनफैक्ट लास्ट आवर में बहुत बढ़िया तेजी के साथ दिहाई के आसपास बंद हुआ। एशियन पेंट्स में तेजी देखने को मिल रही थी, अंबुजा सीमेंट, सेलेक्टिव सीमेंट स्टॉक्स में तेजी थी, टाटा कम्युनिकेशन आज फिर तेजी में था। तो ऐसे कर करके मिला जुला इम्पैक्ट आईटी में थोड़ा प्रेशर, लेकिन बाकी स्टॉक्स जो थे, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज लगातार चल रही हैं, वो आज भी बनी हुई हैं, वहाँ पर एक अच्छा मूव देखने को मिल भी रहा है। चलिए अब सीधे सवाल जवाब का सिलसिला ही शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है उसमें पूछा जा रहा है, गोदरेज प्रॉपर्टीज फॉर लॉन्ग टर्म, लिंगा केरी साहब का सवाल है। सर गोदरेज प्रॉपर्टीज दो हायर लेवल से तो बहुत टूटा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, 2500 से टूट के शेयर हाफ हो गया था, लेकिन दो तीन अच्छे और बुरे ट्रिगर बताता हूँ। पहला, इस कंपनी की मैनेजमेंट से मेरी बात हुई थी अब से लास्ट क्वार्टर के अंदर, इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट है, नए लॉन्चेस पुरानी कॉस्ट के ऊपर हैं, तो वहाँ पर हायर साइड पर इनकी इन्वेंट्री है, हायर कॉस्ट पे इन्वेंट्री है, तो उसका एक इम्पैक्ट ज़रूर है। इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जो पहले था वो अब नहीं है, वो बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिमांड पे इफेक्ट आएगा, लेकिन ऑब्वियसली बात है गोदरेज अमंग रियल स्टेट स्पेसिस में बेटर साइड पे ही काउंट होता है। कंपनी अच्छी है, क्रेडिबल बेटर माना जाता है और दाम भी ठीक हो गया हाल फिलहाल की गिरावट के बाद, तो आप एटलीस्ट इसको होल्ड भी कर सकते हैं और नीचे के लेवल पे थोड़ा बहुत ऐड भी कर सकते हैं अगर आप रियल स्टेट स्पेस में जाना चाह रहे हैं तो। अगर आप किसी क्रेडिबल रियल स्टेट कंपनी को तलाशते हैं तो दो ही तीन नाम मिलेंगे उसमें, एक नाम इनका भी और सबसे ज़्यादा क्रेडिबल इनफैक्ट इन्हीं का नाम है, तो आप बने रहिए, कोई ऐसे इशू नहीं है, और लोअर लेवल पे फर्दर ऐड भी कर ली, ज़्यादा बेटर है। और मैनेजमेंट अच्छी है ही, क्वालिटी मैनेजमेंट है, फिरोज शाह गोदरेज साहब संभाल रहे हैं, तो वो कोई इशू है ही नहीं कंपनी के साथ। दिल्ली में एक्सपैंड कर रहे हैं, एनसीआर मार्केट और टियर 2 टियर 3 मार्केट्स में फर्दर एक्सपैंड करेंगे, तो वो कंपनी के लिए और अच्छा ट्रिगर बनेगा, तो आप बने रह सकते हैं और नया लोअर लेवल पर बाय भी हो सकता है। ओके, ड्रीम फोक्स आईपीओ, मिश्रा साहब थोड़ा लिस्टिंग गेन या वैसे भी, मतलब मैं आज मैनेजमेंट से बात किया 1 बजे के शो में, आप पूरी चर्चा मेरे हैंडल पे सुन भी सकते हैं, लेकिन दो तीन चीज़ें बड़ी स्केप्टिकल हैं। पहला, एयरपोर्ट सर्विसेज में ये जो काम करते हैं, इनका बेसिक काम ये है कि ये एयरपोर्ट सर्विसेज पे जो लोग लाउंज यूज़ करते हैं, उन लाउंज का जो सॉफ्टवेयर एक्सेस होता है, यानी कितने लोगों की कितनी एक्सेस बाकी है, कितने लाउंज फ्री हैं, कितनी लाउंज को फर्दर यूज़ कर सकते हैं, इस तरह के डेटा को इनका प्लेटफॉर्म यूज़ करता है और वो फर्दर बैंक से पेमेंट लेता है इसको लेकर। दो कंपनी का जो ये बिज़नेस है ये उन्होंने बताया, लेकिन दो तीन कंसर्न। पहला, कैश, ये कह रहे हैं कि अपने आप को कैश रिच कंपनी है, लेकिन फिर भी स्थिति थोड़ी सी जो रिसीवेबल्स हैं उनको लेकर डामाडोल है। दूसरा, बिज़नेस की ग्रोथ कैसी है, अभी तक ये नया बिज़नेस है तो कोई पीयर नहीं, 95% मार्केट शेयर, थ्रेट का कुछ पता नहीं, कॉम्पिटिटिवनेस गोइंग फॉरवर्ड कैसी हुई कुछ आइडिया नहीं। तो ऐसी जब आप सोलेस में जाते हो, जहाँ होता है ना अंधेरा रास्ता है, पता नहीं कहाँ गड्ढा कहाँ सड़क, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान संभल के इसमें जाइएगा अगर आप जा रहे हैं तो। और बाकी मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर कोई कंपनी का आईपीओ ऐसा नहीं है जैसे डी मार्ट या जैसे आईआरसीटीसी या जैसे जुबलेंट फूड या जैसे टीसीएस, तो आप उन कंपनीज़ के साथ लिस्टिंग गेन के लिए जाइए और उसमें भी कोशिश ये करिए कि लिस्टिंग गेन मिले तो निकलिए, अगर नहीं मिला तो इसलिए अवॉइड ही कर दीजिए, क्या ही फ़र्क पड़ता है, 2 4 5 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये मिल जाएंगे तो भी बेटर है। लिस्टेड कंपनियों में इतना सारा पैसा बन जाएगा तो उसको आप पकड़ लीजिए, ज़्यादा बेटर है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और एफएल तानला, विच वन इज़ बेटर, विच वन इज़ बेटर अमंग टू, एफएल इज़ बेटर, और अदरवाइज दोनों में ज़रा स्केप्टिकल रहिएगा। तानला में खास तौर से जो क्लाइंट जाने की बातचीत है, मतलब ये बिज़नेस थोड़े समझ में कम आते हैं मुझे, तो इसलिए मैं इन पर ज़्यादा टिप्पणी कर नहीं पाऊंगा। मैं ट्रेडिशनल आईटी बिज़नेस को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ हमेशा इनके कंपैरिजन में, तो इसीलिए
ज़्यादा बेटर है सर। आप विद टाइम चीज़ें बदलती हैं, और विद टाइम जब चीज़ें बदलती हैं तो अब जैसे ईवी की स्टोरी है, ईवी की स्टोरी पे सबने टाटा पावर बहुत सुना, वापस नीचे आ गया टाटा पावर। ईवी की स्टोरी है, प्ले होने में टाइम लगेगा। ईवी गाड़ियाँ बिक रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन समय लगेगा। ईवी के सामने पेट्रोल को कॉम्पीट करना, और पेट्रोल कंपनियाँ क्या करेंगी फिर, या गैस कंपनियाँ क्या करेंगी फिर? वो तो नहीं बंद हो जाएंगी, तो वो भी तो कुछ ना कुछ करेंगी ही। अगर ईवी वाले अपने आप को प्रमोट करेंगे तो पेट्रोल भी तो अपने आप को प्रमोट करेगा। तो दोनों ही को अभी टसल चलेगी, और उसमें जो जीतेगा वो डिसाइड होगा कि क्या होने वाला है। तो लाइकवाइज ऐसे न्यू एज बिजनेस, न्यू एज सिनेरियोज, न्यू एज ट्रेडिशंस के साथ धीरे धीरे करके आप शिफ्ट करिए, ज़्यादा बेटर है। लाइमलाइट या हाईलाइट की वजह से खाली मत जाइए। रही बात एप्पल और तानला की, तो मैं बहुत ज़्यादा इनमें सर्टेन नहीं, लेकिन हाँ फिर भी दोनों में बेटर अगर आप ढूंढ रहे हैं तो एप्पल है, उनको आप एटलीस्ट देख सकते हैं। डिवी शेयर तो सर बने रही है 1 से 2 महीने के लिए। सॉरी सीए साहब, मैं ट्रैक नहीं करता मार्केट को, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अदरवाइज़ तो आप जानते हैं कि फंडामेंटली कोई इस कंपनी में दो राय नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी है, एपीआई की लार्जेस्ट कंपनी इंडिया की। लेकिन 1-2 महीने में क्या होने वाला है कहना मुश्किल है। सुन रहे हैं कि शायद फार्मा मूव आ सकता है, कुछ बिटवीन द लाइन्स ब्रोकरेज हाउसेस में हर्ड ऑन द न्यूज़, हर्ड ऑन द स्ट्रीट है, लेकिन उसमें ये पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं कहना मुश्किल है। लेकिन कंपनी अच्छी है, थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन होल्ड कर लीजिए अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो। ओके, जुबिलेंट इंग्रेविया गुप्ता साहब बहुत टाइम से 510 का लेवल तोड़ नहीं रहा है, ऊपर की तरफ 480 490 आता है, फिर घूम के नीचे आ जाता है। लेकिन ये बहुत समय से कंसोलिडेशन में, अगर ये कंसोलिडेशन का फेस तोड़ेगा तो ये मान लीजिए कि ये अच्छी खासी तेज़ी दिखाएगा। तो अगर आप समय दे सकते हैं तो बने रहिए। राकेश झुंझुनवाला साहब, लेट श्री राकेश झुंझुनवाला साहब की भी इसमें होल्डिंग है, और अदरवाइज़ ये ग्रुप भी अच्छा है, ऐसा नहीं ये ग्रुप ख़राब है। जुबिलेंट ग्रुप की कंपनी है, भारतीय ग्रुप की। इनकी सारी कंपनियां टूटी हैं, चाहे जुबिलेंट फूड हो, इंग्रेविया हो, फार्मोवा हो। तो वापस जब रिवाइवल आएगा और ग्रुप के अंदर बाइंग आएगी तो यहाँ पे भी मोमेंटम कैच कर सकता है। कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, लास्ट क्वार्टर के नंबर भी अच्छे थे, लेकिन बस वही है कि हायर लेवल से बहुत टूटा हुआ है। तो थोड़ा समय दे दीजिए, अगर आप कंसोलिडेशन का हिस्सा बन सकते हैं तो रिवॉर्ड भी आपको मिल जाएगा। डीमार्ट क्या रिटेल को बीट करेगा फ्यूचर में? आरआईएल रिटेल को बीट करेगा फ्यूचर में? ये तो सर बड़ा ही अनसर्टेन सवाल है। आरआईएल रिटेल का डीमार्ट के साथ कोई प्योर कंपटीशन नहीं है। डीमार्ट आरआईएल रिटेल के अंदर अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ, उसके अंदर ज्वेलरी का अलग स्टोर, फुटवेयर का अलग स्टोर, उसके अलावा रिटेल्स के अलग स्टोर, एंड मोबाइल के जितने स्टोर होते हैं वो, और पेट्रोल पंप, रिटेल आउटलेट्स, ये सब मिला के रिटेल बिजनेस में आता है। तो अकेला डीमार्ट से वैसे भी कोई एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। लेकिन डीमार्ट के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि डीमार्ट इज़ कम्प्लीटली अ रियल स्टेट कंपनी बेसिकली। इनके पास जो भी स्टोर हैं, 300 स्टोर हाल ही में इनके पूरे हुए हैं, वो 300 स्टोर जो हैं इनके अपने हैं। इनमें 99% कोई भी ऐसा स्टोर नहीं है जहाँ पर ये रेंट भरते हो, तो इनकी रेंटल कॉस्ट तो वैसे ही कम है। तो ये इनके लिए बड़ा एसेट ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हैं, तो इसीलिए मार्जिन इनके अच्छे हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, खुद के प्रोडक्ट्स भी हैं इनके, तो वो भी कोई इम्पैक्ट नहीं आता। टीयर 2 टीयर 3 में एक्सपैंड कर रहे हैं स्लोली। महाराष्ट्र, कर्नाटक और एमपी, इन मार्केट्स को ट्रैक किया। नॉर्थ में एक स्टोर खोला, धीरे धीरे वहाँ एक्सपैंड कर रहे हैं। सो लाइकवाइज विल टेक सम टाइम, लेकिन धीरे धीरे एक्सपेंशन की वजह से इनकी सिचुएशन उतनी जल्दी डीरेल भी नहीं होगी। तो इसलिए डीमार्ट स्टेटस एक स्टेबल स्टॉक है। बस एक ही दो केविएट हैं, एक तो एफ एंड ओ में नहीं आ रहा है, अगर एफ एंड ओ में आ गया तो शॉर्ट हो जाएगा। दूसरा महंगा वैल्यूएशन है, तो वो अभी थोड़ा सा सबसाइड ज़रूर हुआ है, लेकिन वही है कि 40 माला से गिर के 25 माला आ गया, लेकिन अभी भी बहुत ऊपर है। तो उस हिसाब से आप इसको देखिएगा। जुबिलेंट फूड, अमित सर, कंपनी तो अच्छी है, मतलब मैं इसको पिछले 12 साल से ट्रैक कर रहा हूँ। जब इसका आईपीओ आया था 325 रुपये में आईपीओ आया था, वो 325 से टूट के 280 रुपये तक गया था। वहाँ से घूम के शेयर चला, एक स्प्लिट आया, एक बोनस आया 1:1, फिर स्प्लिट आ गया 1:5। तो इतनी के बाद अब ये 600 रुपये का शेयर आपको दिख रहा है। कंपनी अच्छी है, 72% मार्केट शेयर है डोमिनेंट स्पेस में, और प्रमोटर भी अच्छे हैं। बट प्रॉब्लम एक ही कि बहुत बड़ी तेज़ी इसमें दिखाई हुई है, तो थोड़ा सा इसलिए ईज आउट हो रहा है। इतनी बड़ी तेज़ी के बाद भी 70 करोड़ शेयर है मार्केट में, इक्विटी में, और अभी भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के हिसाब से इसके नंबर्स मतलब बढ़ने चाहिए कि पिज्ज़ा की स्टोरी इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगी, और डोमिनेंट है। जैसे वेस्ट लाइफ के केस में क्या है कि वेस्ट लाइफ सिर्फ एक एरिया के जो मैकडोनल्ड्स है उनको ओन करता है।
या आप देवयानी में जाएंगे या सफ़ायर में जाएंगे, वहाँ पर भी ऐसी है कि वो एक ओन एरिया के प्रोडक्ट्स को ओन करता है या फ्रेंचाइजीज़ को ओन करता है। ये पूरे इंडिया की फ्रेंचाइजीज़ एंड बांग्लादेश एंड नेपाल को ओन करता है। तो ये पेज इंडस्ट्री जैसी स्टोरी है, तो इसीलिए बने रह सकते हैं, इसमें कोई ऐसा फ्लॉ नहीं है। पेज इंडस्ट्री ने स्प्लिट कभी नहीं दिया या बोनस कभी नहीं दिया, इन्होंने दिया है, इसीलिए दाम कम दिख रहा है, वरना अदरवाइज इसका दाम भी 6,000 रुपये से नीचे होना नहीं है, या 3,500-4,000 तो आप मान के चलिए मोटा मोटा। Pfizer not rising for last 1.5 year. Should I exit from Pfizer and hold or add? दास साहब, फाइज़र के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको ये बता दूं, फाइज़र को ज़ॉम्बी स्टॉक बोला जाता है ग्लोबली, यहाँ नहीं ग्लोबली, क्योंकि ये ज़ॉम्बी की तरह चलता है, धीरे 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 धीरे, तो इसीलिए धीरे धीरे ही चलेगा। इससे आप ये उम्मीद मत रखिए कि ये अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट या अदानी की तरह एकदम से रातों रात भागना शुरू हो जाएगा। ये स्टेबल स्टॉक हैं। स्टेबल स्टॉक आपको लगता है कि क्यों होते हैं? स्टेबल स्टॉक इसलिए होते हैं, जब इन टूटते हैं तो टूटते भी नहीं हैं, वहीं खड़े रहते हैं, तो ये हमेशा आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देंगे, बहुत ना टूटेंगे ना बहुत चलेंगे, डिविडेंड आता रहेगा, धीरे धीरे आप उसे पाते रहेंगे। ये सालों में वेल्थ क्रिएट करते हैं, तो इसलिए आप इनसे अगर उम्मीद रख रहे हैं तेज़ भागने की तो शायद नहीं मिले, लेकिन कंपनी अच्छी है, स्टॉक स्लो है, तो आप उस हिसाब से अगर अपने इसको पोजीशन होते हुए देख सकते हैं तो ज़रूर। अगर आपको फाइज़र बहुत ज़्यादा स्लो लग रहा है तो आप नोवार्टिस को देखिए, वो इससे भी ज़्यादा स्लो है। तो ऐसा नहीं है, बहुत स्लो स्टॉक्स होते हैं मार्केट में, 10-10 साल चलते ही नहीं है, तो वो कंसोलिडेशन होता है, लेकिन जब ये चलेंगे तो वहाँ से एवरेज वही कर देंगे 10 से 15% ही। तो आप देख लीजिए किस जोन में एंटर करना चाहते हैं, आपका एपेटाइट क्या कहता है, उसके हिसाब से आप कॉल लीजिए। हनीवेल ऑटोमेशन फॉर लॉन्ग टर्म, जावद साहब, इसमें एक ही फ्लॉ है कि ये ना डिविडेंड देता और महंगा इतना है, इसलिए मतलब इक्विटी छोटी है इसलिए चलता है, वो बात अलग है, लेकिन डिविडेंड भी नहीं है, तो आप अगर नहीं चला बहुत टाइम तक तो आपको और ही तकलीफ होगी। तो ये एक कैच रहता है इसमें। दो कंपनी अच्छी हैं, मतलब एमएनसी जाइंट्स हैं, तो इनका तो क्या ही कहेंगे क्वालिटी के मामले में, बट स्टॉक इक्विटी छोटी होने वाले चलते जा रहे हैं, अब कहाँ तक चलेंगे, ये कैच है। ऐसा तो नहीं लाख रुपए हो जाएंगे वैल्यू इनकी, लेकिन ठीक है, आप इसकी बजाय आपको और बेटर एमएनसीज मिल जाएंगे, उनको भी देख सकते हैं अगर आप एंसिलरी में देखना चाह रहे हैं तो। IB 5,000 शेयर 127, एक साल का नज़रिया। तेज प्रकाश साहब, ये तेज़ी तो आई है इसमें, आज भी 85-86 के रेंज में तो आ ही गया है, धीरे धीरे तेज़ी मिले, आपके दाम के आसपास है तो थोड़ा हल्का कर लीजिएगा, बड़ी क्वांटिटी आपके पास। एक दूसरा सिचुएशन सिनेरियो पता नहीं अभी कैसे इंप्रूव हो रही है, मंदी जब आई थी तब भी यही मैंने बोला था और अभी भी यही बोल रहा हूँ। नंबर्स में क्लैरिटी है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1,500 एकड़ की ज़मीन है जो इनको मिलने वाली है, जिसकी वजह से चल रहा है, ऐसी बज़ है मार्केट में, लेकिन मिलेगी कब, कब होगा, क्या होगा, तो अनसर्टेनिटी। जैसे गोदरेज प्रॉपर्टी के बारे में आप कह सकते हैं कंपनी अच्छी है, वो चल रहा है, उसके नंबर्स रिफ्लेक्ट करते हैं, चीज़ प्रोजेक्ट्स भी दिखते हैं। यहाँ थोड़ी सिचुएशन डाइसी है, इसलिए एक बार को स्केप्टिकल हो जाता हूँ मैं। तो बेटर यही है कि आपको कोई तेज़ी मिलती रहे, भाव के आसपास आए, कॉस्ट कम हो, तब तक तो आप होल्ड कर ही रहे, वहाँ पर सिचुएशन पे दोबारा एक बार कर लेंगे इवैल्यूएशन ये किस तरह से चल रहा है, तो तब तक के लिए तो एटलीस्ट आप बने रहिए। ओके, एशियन पेंट्स 25-24 रुपये बाय किए थे, आज कॉस्ट राइज निकल लिया, इज़ इट अ गुड डिसीजन? दीपक सर, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप मतलब मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा। आप बने रहिए, एशियन पेंट्स की क्वालिटी में तो सवाल नहीं है, आपके दाम पर आ गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर आ गया तो होल्ड करिए, नीचे आया तो दोबारा ऐड करिए। एशियन पेंट्स तो मतलब मस्ट हैव वाला स्टॉक है पोर्टफोलियो में, तो क्या ही दिक्कत है उसमें। समीर साहब का सवाल है कि अगर लो ट्रेंड मार्केट हमारे लॉन्ग टर्म उद्देश्य को डगमगा क्यों जाते हैं, क्या करें? ऐसा सोचा करिए सर कि कभी आप घर से निकले गोवा के लिए और आपके मोहल्ले के बाहर जाम मिल गया, तो आप क्या ही करेंगे? जाम में से कोई छोड़ के घर, गोवा का प्लान तो नहीं कैंसिल करेंगे ना, गोवा के बारे में ही सोचिए, लॉन्ग टर्म प्लान को बनाइए और एक दो छोटे मोटे जो जर्क्स हैं उन पे फोकस मत करिए, फोकस करिए बिजनेस पे, भाव पे नहीं। भाव बिजनेस फॉलो करता है, बिजनेस भाव नहीं फॉलो करता, तो उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति बनाइए। एक दो मूवमेंट आते रहते हैं, ऐसे बहुत सारे मूवमेंट आए, मतलब जुबिलेंट फूड के बारे में मैंने वो दिन भी देखा जब उसमें कीड़े निकले थे उसके पिज्ज़ा में। नेस्ले में जब वो लेड निकला था मैगी में, तब नेस्ले 4400 था, आज आपके सामने 17,000 18,000 जो भी दाम है उसका। जुबिलेंट फूड उस समय पर प्री एडजस्टमेंट में चला गया था 800 रुपये 700 रुपये, उसके बाद 1600 गया, 3200 गया, एक बोनस आया 1:1, उसके बाद फिर चल के गया 5,000 3200, वहाँ स्प्लिट आ गया 1:5, और वो 1:5 वाला शेयर आज आप देख रहे हैं। लाइकवाइज यूनाइटेड स्पिरिट्स, लिकर बैन हो गया था पूरे इंडिया में, तभी आ गया था 1,900 रुपये, उसके बाद 4,200 रुपये गया, 1:5 स्प्लिट आया, और उसके बाद वो शेयर आज आपको 1,000 रुपये दिख रहा है। तो ऐसी वेल्थ क्रिएशन इसी तरह के झटकों में ही होती है, तो झटके
अच्छी कंपनियों के लिए अच्छे होते हैं, तो उनका इस्तेमाल करते रहा करिए। ओके, राज रतन ग्लोबल वायर फंडामेंटली शुड आई ऐड? दास साहब, ये कंपनी तो अच्छी है, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है इनका। ये आप टायर जब इस्तेमाल करते होंगे कभी, जब टायर पंचर होगा तो आप गौर फरमाएंगे उसके साइड में वायर लगे होते हैं टायर के अंदर। वो जो वायर लगा होता है वो ये काम करती है मोनोपोली इनकी। तो ये धंधा तो अच्छा है, लेकिन इस धंधे को बाजार ने बहुत रिस्पेक्ट ऑलरेडी दे दी है और ये बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है। इसका करीब लाइफ टाइम का एक चार्ट आप जब उठा के देखेंगे तब आपको ज़्यादा सिचुएशन क्लियर होगी कि ये कितना चला हुआ शेयर है। इसलिए एक बार को स्केप्टिकल है इसमें, नंबर्स से ज़्यादा तेज़ का भाव चला है, तो वो एडजस्ट होना चाहिए। इसलिए अभी नहीं, लेकिन कहीं नीचे मिले किसी मंदी तेज़ बिकवाली में, तब एक बार को आप इसमें कॉल लीजिएगा। लेकिन स्टोरी बहुत चली है ये वाली वायर वाली कि ये मोनोपोली है ऐसे करके चला है, तो एक बार को नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर कॉल है। अभी के लिए आउटराइटली देखना ठीक नहीं है। ओके, L&T फाइनेंस होल्डिंग चलता नहीं है अंश साहब, आप मतलब एक ही इसमें बस कंसर्न है, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, चलता नहीं है। और NMDC भी लाइक वाइज आया, मतलब ये सरकारी कंपनी और तेज़ी हमेशा कैप ही रहेगी। डिविडेंड डील के लिए सर NMDC बहुत अच्छी कंपनी थी, क्योंकि मेटल की कंपनी है, मेटल तेज़ी में था, प्राइसेस अच्छे थे, रियलाइजेशन अच्छा था, सरकार ओनर है, तो ऑब्वियसली वाला डिविडेंड अच्छा मिलना ही था। तो नाल्को और NMDC डिविडेंड प्ले के लिए आप लोअर लेवल पे देख सकते हैं, लेकिन L&T फाइनेंस होल्डिंग रेयर केस में मूव आता है, इसमें बहुत मूव आएगा तो 160 ऊपर नीचे डबल डिजिट में, तो यही घूमता रहता है। तो इसीलिए मतलब उसके हिसाब से कॉल लिया। L&T ग्रुप की बाकी कंपनियां बहुत चलती हैं, ये कंपनियां नहीं चलती, इसकी इक्विटी पैसा भी थोड़ा बड़ा है, तो इस हिसाब से आप दोनों में कॉल ले सकते हैं। दोनों की इक्विटी वैसे बड़ी है, NMDC की भी और L&T फाइनेंस की भी। एनीथिंग सीरीज न्यूज़ अबाउट Divi's Lab शेयर? सीरियस, अच्छा आप सीरियस पूछ रहे हैं। नहीं सर, Divi's Lab में ऐसी तो कोई न्यूज़ मैंने सुनी नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं है। लेकिन फंड जो फार्मा पूरा ही टूट रहा है, इसमें अकेला DVC नहीं है। बायोकॉन को देखिए ना, साल के लो पे खड़ा, सनोफी को देखिए रोज़ साल के लो काट रहा है, जबकि इतना बढ़िया डिविडेंड देता है, 400 रुपये डिविडेंड आते हैं उसके बावजूद भी। तो इसीलिए ठीक है, क्या कर सकते हैं, जब टूट रहा है, थोड़ा नीचे मिलेगा, ऐड करिए। आपने Divi's का लो देखा नहीं है, 600 रुपये का लो था, एक बार इनका प्लांट इंस्पेक्ट हुआ था, उसके बाद वहाँ से शेयर चला और जाके 5000 पहुँच गया। तो 600 रुपये मुझे याद है इसका दाम, और वो 600 रुपये के मुश्किल से 3 महीने में डबल हो गया था 1200 रुपये। तो वो 1200 होते हुए फिर 1800, 2000, 2500 और 5000 दिखाया, उसके बाद अब टूट के यहाँ तक आया। तो ऐसा कोई लो नहीं है, लेकिन आप समय दीजिए, वापस अपने मोमेंटम कर लेगा। क्या ये निफ्टी का स्टॉक है। जाने से पहले एक सवाल और लेता हूँ, वो है जेंसार टेक। विकी सर, कल इसमें एक शारिया इंडेक्स है निफ्टी का, उसमें इंक्लूड हुआ है ये, तो इंक्लूजन की डेट अभी आई नहीं है, लेकिन ये मतलब फंड बाइंग हो रही है स्टॉक के अंदर लोअर लेवल पे। अच्छी कंपनी है, गोयनका ग्रुप की कंपनी है, आप बने रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जिन लेवल्स पे ब्लॉक हुआ है वहाँ से थोड़ा बहुत चला भी है, तो आप आराम से बने रहिए। फंड्स की बाइंग हो रही है इसके अंदर, और फंड अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ऐसी ख़राब कंपनी नहीं होती है। समय दीजिए, आपका दाम भी मिलेगा, गेन भी मिलेगा, बस थोड़ा टाइम लग सकता है यहाँ पे। चलिए, इतने सवालों को मैं शामिल करूंगा। माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे अब कल मुलाकात होगी एक्सपायरी के दिन। मार्केट में मोमेंटम है, ज़रा ध्यान संभल कर ही ट्रेड करिएगा, स्पेशली अदानी ग्रुप में। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।